हाय एवरीवन। तो ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 4 पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये बोर मॉडल कैसा था कि लेट अस अज्यूम कोई ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम हुआ है। ठीक है, तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स है, वो पहले देखेंगे। हैं पोस्टुलेट्स। फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो मैं बोल रही हूँ, पहले आप वो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग पहले वो लिख लीजिए, फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, वो है द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. In a circular path of fixed radius and energy. These paths are called orbits. These paths are called orbits. तो अब समझते हैं पहला फर्स्ट जो हमारा पोस्टुलेट है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट है ये कि ये जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, एक पाथ है। ठीक है, कोई एक पाथ में ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके बाहर साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जो हमने सबसे पहले थॉमसन मॉडल ने बोला था। ठीक है, थॉमसन ने बोला था। अब बोर मॉडल क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगे। ठीक है, और वो कोई भी इलेक्ट्रॉन, सोचिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। ठीक है, ये ऑलवेज इस सर्कुलर पाथ में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ वहाँ डेंसिटी प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी नहीं, एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में ही हम इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वहीं पे हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे सर्कुलर पाथ पे मूव करता है वो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है एंड एनर्जी, वो क्या होता है हमारा फिक्स्ड। ठीक है, हमने तो वही बोला ना फर्स्ट पोस्टुलेट्स में क्या होता है कि एनर्जी और जो रेडियस होता है वो फिक्स्ड होता है, जिस एनर्जी यूज करके और एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उस सर्कुलर पाथ को ये हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये हम समझिए। अब देखते हैं सेकेंड पोस्टुलेट। अब लिखिए सेकेंड पोस्टुलेट क्या है। सेकेंड पोस्टुलेट है बोर्स मॉडल का, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट does not change with time. The energy of an electron in the orbit does not change in time. Full stop. However, the electron will move from a lower stationary state to higher stationary state. From lower stationary state to a higher stationary state when energy is absorbed and energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state. ठीक है,
अब हम देखते हैं सेकेंड पोस्टुलेट क्या है। सेकेंड पोस्टुलेट बोल रहा है कि जैसे देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने देखा ना, एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है। जो पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो फिक्स एनर्जी है ना, ये एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है, जब कोई पाथ में मूव करेगा, ठीक है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि सोचिए ये मेरा फर्स्ट पाथ है, ठीक है, और ये मेरा सेकेंड पाथ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल n=1 है, ये n=2 है, ठीक है। ये सारे सर्कल फॉर्म में होंगे, ठीक है, सर्कुलर होंगे। ये मैंने बना दिया तो ठीक से बना नहीं, बट ये सर्कुलर होंगे। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी एक फिक्स्ड होगा। ये एनर्जी कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं इस पाथ की बात करूँ, ठीक है, तो इस पाथ में जो एनर्जी होगा ना इलेक्ट्रॉन का, वो एनर्जी भी फिक्स होगा। ये एनर्जी ऑलवेज जब ये इस पाथ में मूव करेगा ना, तो ये एनर्जी जो है वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट मैं अगर ये बोलूँ कि ये मेरा हायर स्टेशनरी स्टेट है, ये मेरा हायर ऑर्बिट है, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू 2 और यहाँ पे एन का वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये मेरा लोअर स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। मैं ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा हो कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट, तो वो क्या होगा, तब उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि फ्रॉम 2 to 1 इस साइड आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी मेरा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। रिलीज भी बोल सकते हैं या फिर एमिटेड, एनर्जी एमिट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं उल्टा बोलूँ कि एनर्जी मेरा लोअर से हायर में जा रहा है, मीन्स n=1 से मेरा n=2 में आ रहा है, इस साइड आ रहा है एनर्जी, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड आ रहा है, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी मुझे क्या करना पड़ रहा है, एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जब मैं अपना ऑर्बिट चेंज कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है, तभी से मेरा एनर्जी चेंज हो रहा है। बट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसका एनर्जी ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, थर्ड पोस्टुलेट है फ्रीक्वेंसी को लेकर, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, the frequency of radiation absorbed or emitted, the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur is given by nu इक्वल टू, अब एक्सप्रेशन लिखिए, जो मैं मतलब फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होगा स्टेशनरी स्टेट में, वो होगा न्यू इक्वल टू del E बाय H, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी चेंज कर रहा है, मैंने अभी बोल एनर्जी या फिर एमिटेड होगा या एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एनर्जी चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे डेल ई यूज कर रही हूँ, ठीक है। डेल ई क्या होता है, चेंज ऑफ एनर्जी। डेल्टा मीन्स क्या होता है, चेंज ना, या आप सबको पता होगा, डेल्टा मीन्स चेंज होगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ एनर्जी मैं ये बोल सकती हूँ E2 माइनस E1, ठीक है, बाय H। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है हाइड्रोजन के केस में, E2 माइनस E1 इक्वल टू H, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 बाय H, ठीक है, इसको बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी बोलते हैं, ठीक है, बोर फ्रीक्वेंसी रूल, जहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, वेयर E2 and E1 इक्वल टू एनर्जी ऑफ E2 इज एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट एंड E1 इज एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, ठीक है। E2 है एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट, मीन्स ये वाला यहाँ पे जो एनर्जी होगा, ठीक है, और E1 है मेरा एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, मीन्स ये वाला यहाँ पे जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पोस्टुलेट वो राइट आप लोग लिखिए फोर्थ जो है वो एंगुलर मोमेंटम को लेके है, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is given stationary state the angular momentum of electron in given stationary state is, अब देखेंगे क्या होता है, वो होता है MEVR इक्वल टू NH2π, ठीक है। ये जो मेरा MEV है ना, MEVR, यही है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पहले मैं ये बोल दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। M जो हमारा डिनोट हो रहा है वो है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो मेरा V है वो है मेरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो मेरा R है वो है मेरा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और H जो है वो है मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू आप सबको पता ही होगा, मैंने बोला था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जो मेरा N है ना, वो N है हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। अब ये जो है ना MEVR, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने ME लिखा है सफिक्स में ही, ठीक है। MEVR ही है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आता है वो थोड़ा बता देती हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा I इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो I है ना वो है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और जो मेरा ओमेगा है वो है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये जो I है ना, I का वैल्यू होता है मेरा MER², और ओमेगा का वैल्यू होता है V/R, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया मेरा MERV, ठीक है। V मेरा वेलोसिटी, यही वाला, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट कंप्लीट। अब देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट। अब देखिए फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ में बोल रहा है क्या, रेडाई मीन्स रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। रेडाई जो है ना, ये हमारा रेडियस होता है ना, उसका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए रेडियस क्या होता है हाइड्रोजन एटम के केस में। रेडियस जो होता है हमारा Rn इक्वल टू, ये स्मॉल r सफिक्स में n, Rn इक्वल टू n² A0, ठीक है। जहाँ पे मेरा A0 है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया Rn इक्वल टू n² 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए फॉर n इक्वल टू 1 मीन्स जब n इक्वल टू 1 मीन्स जब हमारा फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में मतलब जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, देखिए यहाँ पे ये मेरा n इक्वल टू 1 मैं बोलूँ, और ये 2 ये 3 उसके बाद 4, ठीक है। ये n इक्वल टू 1 इस स्टेट में अगर मैं देखूँ तो क्या होता है, ठीक है। जब अगर मैं n का वैल्यू 1 बैठाऊँ ना, तो मेरा क्या होगा R1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो मेरा क्या आ रहा है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये जो मेरा R1 का जो वैल्यू आया ना, R1 इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसे ही हम बोलते हैं, इस रेडियस का वैल्यू को बोलते हैं, इस रेडियस को मैं बोल रही हूँ, या हम बोलते हैं बोर
रेडियस, ठीक है। बोर ने इस रेडियस का वैल्यू को ही बोला था बोर रेडियस, ठीक है। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बोर रेडियस का वैल्यू क्या है या बोर रेडियस क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए, ये तो हाइड्रोजन के लिए हुआ। अगर फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस मीन्स, अगर हाइड्रोजन लाइक, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, हाइड्रोजन की तरह स्पेसिस के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस मीन्स जहाँ, देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है, मैं हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस क्यों बोल रही हूँ, हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस मीन्स लेट अगर आप कर लीजिए लिथियम, लिथियम 2+, ठीक है। लिथियम 2+ में ये बोल, तो लिथियम में क्या होता है 1s2 3s 2s1, ठीक है। लिथियम का क्या होता है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और 3 में से अगर 2 लॉस हो गया, 2 चला गया, तो क्या हुआ 1s1 ही बचा, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, ये 1s1 लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर सकता है कि नहीं? तो इस तरह के स्पेसिस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, ठीक है। जैसे मेरा हीलियम, हीलियम में हमको पता है टोटल क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसमें से एक अगर लॉस कर दिया तो ये फिर से क्या हो गया, हाइड्रोजन की तरह हो गया, तो ये भी मेरा हो गया हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, ठीक है। उसी तरह बेरिलियम, ठीक है। अगर बेरिलियम जैसे क्या होता है बेरिलियम 4, तो यहाँ पे क्या होगा 3+, ठीक है, 3+ हो गया, तो ये भी क्या हो गया हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस। तो इस तरह के स्पेसिस के लिए रेडियस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो उसका इन ऐसे टाइप के स्पेसिस जो होते हैं जो हाइड्रोजन लाइक होते हैं, उनके लिए जो रेडियस होता है बोर का, वो रेडियस होता है Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n² / z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। Z मीन्स ये मेरा एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे मैं दूसरे स्पेसिस के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए भी मैं रेडियस निकाल सकती हूँ, ठीक है। और देखिए अगर मैं लिथियम के लिए लूँ तो लिथियम के लिए यहाँ पे Z = 3 बैठेगा। अगर मैं हीलियम के लिए निकालना चाहूँ तो हीलियम के लिए मेरा यहाँ पे Z = वैल्यू बैठेगा 2, वैसे बेरिलियम के लिए बैठेगा 4, ठीक है। इस तरह से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है मेरा सिक्स्थ में क्या है, देखिए 6 पोस्टुलेट है एनर्जी, कोई पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में, एनर्जी इन स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। कोई एक स्टेट को स्टेशनरी किया हमने, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे तो हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा, कैपिटल En इक्वल टू -RH 1/n²। यहाँ पे RH का वैल्यू क्या होगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। देखिए ये जो RH है ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये इसका वैल्यू लेकिन जूल में है, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था ना रेडबर्ग इक्वेशन में RH का वैल्यू, ठीक है, वो हमारा क्या था 109 ये जो था ये मेरा था आपका पर सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है जूल में यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ है। और ये क्या है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻19 1/n² जूल, ठीक है। अगर कोई एक स्टेट दिया हो वैल्यू n का वैल्यू क्वेश्चन में, और हमें बोला जाए कि एनर्जी क्या होगा
तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा एनर्जी, ठीक है। अगर मैं ये जूल के फॉर्म में हुआ, जूल अगर यूनिट मीटर जूल रहे तब, ठीक है। और इसी तरह अब हम लोग देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में निकालने बोले, या फिर हम लोगों को ये बोले कि किलो जूल पर मोल के केस में, ठीक है। तो उन केसों में क्या होगा, देखिए En इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर EV, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में, ठीक है। फिर En इक्वल टू -1312 बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल के यूनिट में, ठीक है। इस तरह तीनों हमने सीख लिया, ये तीनों ही आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह अगर हमारे क्वेश्चन में जिस भी यूनिट में पूछे हम उसी यूनिट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप तीनों आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आप चाहे तो ये बाद में चेंज भी कर सकते, चेंज भी करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने जूल का वैल्यू बोला था इसके पहले दिन, ठीक है। फिर हम यूनिट कन्वर्सेशन जब पढ़ेंगे ना एक चैप्टर, उसका एक वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है। उसमें हम सीखेंगे कि जूल से ईवी क्या होता है, ईवी से कैसे चेंज करेंगे किलो जूल पर मोल, वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो वो सब तो अभी मैंने सिखाया नहीं है, तो आप लोग याद कर लेंगे, वही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में जिस भी यूनिट में पूछे हम उसी यूनिट में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।